नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। जकार्ता में पहला इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सम्मेलन शुरू। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी करेंगे संबोधित। आपसी संपर्क, मुक्त समुद्री व्यापार और सुरक्षा पर चर्चा। एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज पर राहत देने की कोशिश। सरकार ने बैंकों से फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा। एसबीआई से पैसे रखने की सीमा पर शुल्क नहीं लगाने की अपील। उत्तर प्रदेश और मणिपुर में आखिरी दौर के मतदान की तैयारियां पूरी। कल डाले जाएंगे वोट। चुनाव आयोग ने रिश्वत वाली टिप्पणी पर अखिलेश को भेजा नोटिस। आज शाम तक देना है जवाब। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नए यात्रा प्रतिबंध आदेश पर किए हस्ताक्षर। ईरान, सीरिया और यमन समेत 6 मुस्लिम बहुल देशों पर पाबंदी। इराक सूची से बाहर। और बेंगलुरु टेस्ट में शुरुआती झटके के बाद संभली टीम इंडिया। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया पर 126 रन की बढ़त। चौथे दिन 213 रन पर 4 विकेट के आगे खेलेगी मेजबान टीम। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का पहला शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में शुरू हो गया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो ने मेहमान राष्ट्राध्यक्षों और विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों का औपचारिक स्वागत किया। सम्मेलन में 21 सदस्य देश हिस्सा ले रहे हैं। भारत की ओर से उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी इसमें शिरकत कर रहे हैं और आज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन की थीम शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर के लिए समुद्री सहयोग रखा गया है। शिखर सम्मेलन के मद्देनजर राजधानी जकार्ता में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। सेना और पुलिस के करीब 12,000 जवानों को तैनात किया गया है। हिंद महासागर 36 देशों के तटों को छूता है, जिनमें से 21 देश अब तक इस संगठन में शामिल हुए हैं। इनके अलावा अमेरिका, चीन, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, जापान और ब्रिटेन इस संगठन के डायलॉग पार्टनर हैं। इससे पहले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो ने कल मेहमानों के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो ने स्वागत किया। जकार्ता कन्वेंशन सेंटर में हुए भव्य रात्रि भोज में मेहमान देशों के राष्ट्राध्यक्षों और प्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। और भारत ने उम्मीद जताई है कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का पहला शिखर सम्मेलन क्षेत्र में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करेगा। जकार्ता पहुंचने से पहले विशेष विमान में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि 36 देशों के तटों को छूने वाले इस समुद्री क्षेत्र को उस समुद्री लूट और आतंकवाद से मुक्त करने की जरूरत है जो दुनिया में किसी भी क्षेत्र के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जकार्ता पहुंचे उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री रेमिजार्द रेकुडो ने उनकी अगवानी की। इससे पहले विशेष विमान में उपराष्ट्रपति ने कहा कि यात्रा के दौरान मुक्त समुद्री व्यापार और नौवहन पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। Most important thing is that for RIM countries to be able to cooperate with each other, they need safety and security. But we not only that, we'll move on to other things like blue economy, which has enormous potential and has barely been touched upon. उपराष्ट्रपति ने कहा कि हिंद महाक्षेत्र में शांति, स्थिरता और खुशहाली के लिए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की अहम भूमिका है। RIM countries on oceans have certain common areas of interest and certain places where concerns can be addressed for exchange of ideas and demarcation of areas of cooperation. 2 दिन IORA बैठक के दौरान 4 दस्तावेज पेश किए जाएंगे। इसमें सहमति पत्र, कार्य योजना, आतंकवाद से मुकाबला करने से जुड़ा घोषणा पत्र शामिल है। इसके अलावा सतत आर्थिक विकास के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को भी जारी किया जाएगा। अपर्णा पारेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
गुरुग्राम स्थित वेदांता अस्पताल का एयर एम्बुलेंस विमान थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के पास आग लगने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में एयर एम्बुलेंस के पायलट अनुराक्ष नदी की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सोमवार रात इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि घायलों को सेना के हेलीकॉप्टर से बैंकॉक अस्पताल ले जाया गया। विमान ने दिल्ली से बैंकॉक के लिए उड़ान भरी थी। रास्ते में वो ईंधन भरने के लिए कोलकाता में रुका और बाद में नाखोन पैथेम हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विदेश मंत्री ने मामले में हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमेरिका में भारतीयों पर हमले के बाद न्यूजीलैंड में कुछ इसी तरह का मामला सामने आया है। अब न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक भारतीय के साथ रोड रेज की घटना हुई। खबर के मुताबिक नरिंदर वीर सिंह नाम के भारतीय शख्स को नस्लीय शब्द कहे गए और अपने देश लौट जाने की धमकी दी गई। इस दौरान नरिंदर वीर ने घटना का वीडियो फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम कर दिया। ये घटना पिछले हफ्ते की है। नरिंदर वीर के मुताबिक जब वो कार चला रहे थे, उसी वक्त एक दूसरी गाड़ी में बैठी एक महिला ने उन्हें अभद्र इशारा किया। इसके बाद एक शख्स उस कार से उतरा और उन्हें धमकाया। हाल ही में एक और शख्स के साथ इसी तरह की बदसलूकी का मामला सामने आया था। न्यूजीलैंड में एक दशक से ज्यादा अरसे से रह रहे बिक्रमजीत सिंह नाम के भारतीय शख्स को भी वतन लौट जाने की धमकी दी गई। हालांकि बिक्रमजीत को धमकी देने वाले शख्स ने बाद में ईमेल लिखकर माफी भी मांग ली थी। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार महमूद अली दुर्रानी ने यह माना है कि मुंबई आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान के आतंकी संगठन का हाथ है। उन्होंने कल दिल्ली में एशियन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। सेमिनार में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आतंकवाद को गंभीर खतरा बताते हुए एशियाई देशों से इसके खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया है। 19वें एशियन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर चुनौती है। भारत कई दशकों से प्रॉक्सी वॉर झेल रहा है। उन्होंने एशियाई देशों की ओर से सामूहिक कार्रवाई की जरूरत बताई। साथ ही संयुक्त राष्ट्र से कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म के जल्द अनुमोदन की भी मांग की गई। Afghanistan and India has been victims of this proxy war for decades now. This is why its framing of CCIT, India has included within its ambit action against entities that fund terror groups, propagate terrorist ideologies and provide safe haven to terrorists. सेमिनार में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार महमूद अली दुर्रानी ने कहा कि 2008 में मुंबई आतंकी हमले को पाकिस्तान के एक आतंकी संगठन ने अंजाम दिया था। उन्होंने हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई की वकालत भी की। The terrorist attack in Mumbai carried out by a terrorist group based in Pakistan on 26 November 2008 is a classic trans-border terrorist event. I hate to admit this, but this is true. सेमिनार में अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहम्मद हनीफ अतमर ने कहा कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद क्षेत्रीय शांति के लिए बड़ा खतरा है और पाकिस्तान से सटे सीमाई इलाकों में सबसे ज्यादा आतंकी ठिकाने मौजूद हैं। 19वें एशियन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इस साल का थीम कॉम्बैटिंग टेररिज्म इवॉल्विंग इन एशियन रिस्पॉन्स है और इसका आयोजन इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मुंबई आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार महमूद अली दुर्रानी के बयान पर भारत ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि मुंबई हमले पर भारत का रुख जग जाहिर है और पूर्व पाकिस्तानी एनएससी की टिप्पणी में कुछ भी नया नहीं है। इस मामले के विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम ने कहा कि इससे पाकिस्तान एक बार फिर से दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व एनएसए के इस बयान की कोई कानूनी वैधता नहीं है। 26/11 हमले को लेकर भारत हमेशा से ये कहता रहा है कि इसमें पाकिस्तानी सरकार की भी भूमिका थी, लेकिन पाकिस्तान इससे इनकार करता रहा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 फरवरी 2016 को कहा था कि इस हमले के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है और पाकिस्तान को उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो हमले के लिए जिम्मेदार हैं। इससे पहले पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भी 28 जून 2012 को कहा था कि हमले में पाकिस्तानी एजेंसियों की अहम भूमिका है। India's position is very well known. There's nothing new revelation for us. पाकिस्तान
अब तक जो ढोंग कर रहा था वो ढोंग पूरा का पूरा खोल गया है। दूसरी बात है, अगर पाकिस्तान का एक सुरक्षा सलाहकार दुरानी जी अगर ये बात एडमिट करते हैं कि यस पाकिस्तान में साजिश हुई थी, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में साजिश में किन लोगों ने भाग लिया था, उनके खिलाफ क्या सबूत है, इसके बारे में पाकिस्तान सरकार को भी जानकारी थी। पाकिस्तान सरकार अभी नकार नहीं कर सकता है। भारत फ्रांस का शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर है। फ्रांस ने साल 2020 तक अपने यहां पढ़ने वाले भारतीयों की संख्या दोगुनी करके 10,000 करने की मंशा जताई है। संसद की मानव संसाधन संबंधी स्थायी समिति और फ्रेंच सीनेट के प्रतिनिधिमंडल के बीच इसे लेकर कल चर्चा हुई। समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण जाटिया ने बताया कि भारत अंतरिक्ष और नाभिकीय शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग का इच्छुक है। मानव संसाधन संबंधी स्थायी समिति की सोमवार को संसद भवन में हुई बैठक में फ्रांस सीनेट का एक प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुआ। फ्रांस के उच्च सदन सीनेट के 7 सदस्यीय इस प्रतिनिधिमंडल ने दोनों देशों के बीच शैक्षिक संबंधों को बढ़ाने में खासी दिलचस्पी दिखाई। सीनेटर कैथरीन मोरिन डिसेली ने बताया कि फ्रांस में भारतीय छात्रों की आमद को 5,000 से बढ़ाया जाएगा। भारत में करीब 3,000 फ्रेंच छात्र अध्ययन कर रहे हैं। To sign this agreement, which will help exchanges between the two countries for our students, maybe to welcome more Indian students in France. At the moment, there are 5,000 Indian students in France, and at the same time, there are too few French students in India. So the project of agreement is important. मानव संसाधन संबंधी संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण जटिया ने फ्रांस के साथ शैक्षणिक आदान प्रदान को लेकर हुई वार्ता पर संतोष जताया है। हमारे जो लोग वहाँ जा रहे हैं शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने के लिए, उनको भी और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अधिक समय तक सारी बातों को करने के लिए, और एक विदेश मंत्रालय के साथ जो परस्पर समझौते होते हैं उनको भी कारगर करने की दृष्टि से एक सकारात्मक एक उपाय है। तो हम इस डेलीगेशन को एक संरचनात्मक, सकारात्मक, परस्परता के क्षेत्रों में सहयोग करने वाला मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रैल 2015 में फ्रांस यात्रा और फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद की बीते साल जनवरी में भारत यात्रा के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में कई समझौते हुए थे। हिंदी के प्रचार के लिए ICCR फ्रांस की लियोन यूनिवर्सिटी में एक हिंदी केंद्र की स्थापना भी कर रहा है। बीते साल पेरिस में नमस्ते इंडिया की तर्ज पर इस साल भारत में बोंजोर फ्रांस सम्मेलन का भी आयोजन हो रहा है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक को कम बैलेंस पर पेनाल्टी से जुड़े अपने फैसले पर फिर से विचार करने के लिए कहा है। सरकार ने SBI के साथ साथ सभी निजी बैंकों से भी ट्रांजैक्शन शुल्क से जुड़े फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। हाल ही में SBI ने 1 अप्रैल से नकद निकासी पर शुल्क वसूलने के लिए नियमों में परिवर्तन किया था। स्टेट बैंक ने महानगरों में खातों के लिए न्यूनतम 5,000 रुपए, शहरी क्षेत्रों में 3,000 रुपए, अर्धशहरी क्षेत्रों में 2,000 और ग्रामीण इलाकों में 1,000 रुपए न्यूनतम बैलेंस रखना अनिवार्य कर दिया है। खातों में न्यूनतम बैलेंस नहीं रहने पर 1 अप्रैल से जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि निजी क्षेत्र के बैंक HDFC ने 1 मार्च से घरेलू शाखा में निःशुल्क नकद लेन देन की सीमा 4 कर दी है। ICICI एक्सिस बैंक पहले से ही अपने ग्राहकों से शुल्क वसूल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को चलन से बाहर किए गए नोटों को 31 मार्च तक जमा नहीं कराने को लेकर नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने वादे के मुताबिक 500 और 1,000 के पुराने नोट बदलने की सीमा 31 मार्च तक नहीं बढ़ाई है। इसके लिए 8 नवंबर को प्रधानमंत्री के देश के नाम संबोधन और RBI की अधिसूचना को आधार बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी से जुड़ी याचिकाओं पर अगली सुनवाई 10 मार्च को करेगी। और अब विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश और मणिपुर के आखिरी दौर के लिए कल वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने इस सिलसिले में सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यूपी के 7वें और आखिरी दौर के लिए 7 जिलों की 40 सीटों पर कल वोट डाले जाने हैं। आखिरी दौर में 51 महिला प्रत्याशियों समेत कुल 535 उम्मीदवार अपनी किस्मत
आजमा रहे हैं। कल शाम 5 बजे प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी अब डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। तय समय के बाद प्रचार नहीं हो, इसे लेकर प्रशासन सतर्क है। यूपी की जिन 40 सीटों पर मतदान होना है उनमें जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र और भदोही जिले की सीटें शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश की 402 सीटों के लिए मतदान पूरा हो जाएगा, जबकि 9 मार्च को अंबेडकर नगर की आलापुर सीट पर वोटिंग के साथ ही प्रदेश की सभी 403 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को रिश्वत लेने वाले बयान पर आज शाम तक चुनाव आयोग को जवाब देना है। कल आयोग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था। आयोग ने पहली नजर में इस मामले को आचार संहिता का उल्लंघन बताया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 4 मार्च को भदोही की रैली में लोगों से कहा था कि वो दूसरी पार्टियों से मिलने वाले पैसे को लें, लेकिन वोट समाजवादी पार्टी को ही दें। गैंगरेप के आरोप में फंसे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री गायत्री प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। उन्होंने अदालत में याचिका दायर कर गिरफ्तारी से राहत की मांग की थी। फरार चल रहे प्रजापति ने याचिका में मामले को राजनीति से प्रेरित बताया था, लेकिन अदालत ने उनकी कोई दलील नहीं सुनी। अदालत ने उन्हें निचली अदालत में जाने को कहा है। 17 फरवरी को अदालत ने एक महिला की शिकायत पर यूपी पुलिस को मंत्री और उनके सहयोगियों के खिलाफ केस दर्ज करने को कहा था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। हालांकि अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस ने प्रजापति की संपत्ति कुर्क करने की कवायद शुरू कर दी है। इस बीच इस मामले में आरोपी चंद्रपाल ने अमेठी में सरेंडर कर दिया। और अब कुछ और खबरें। दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार से फारिग होने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। एमसीडी चुनाव के मद्देनजर राजधानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। ये कार्यक्रम शाम 4 बजे से शुरू होना है। सोमवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने पार्टी का रोड मैप जारी किया। कांग्रेस ने दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और ढांचे को और बेहतर बनाने की बात कही है। कांग्रेस दिल्ली में बीते 10 सालों से नगर निगम में विपक्ष में है। We will look at all the dimensions of Delhi government: structure, empowerment, revenues, plans, administration, implementation, and the human and financial resources to achieve these objectives. केंद्रीय मंत्रिमंडल की सोमवार देर शाम बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में विदेशी कारोबार को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया, तो पंचायतों में लिंग समानता पर भी सहमति बनी। इन सबके बीच राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति से जुड़े फैसले को एक बार फिर टाल दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सोमवार को कस्टमर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स को मंजूरी दी गई। इस फैसले से भारत के उन कारोबारियों को मदद मिलेगी जो आयात निर्यात के कारोबार से जुड़े हैं। बैठक में 50 ऐसे एयरपोर्ट को फिर से चालू करने का भी फैसला लिया गया जो या तो बंद पड़े हैं या फिर उनका क्षमता के मुताबिक इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इन्हें विकसित करने से देश के दूर दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के लिए 4500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा देश में ऑयल रिजर्व भी बनाया जाएगा। इसके लिए इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व और यूएई की आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच ऑयल स्टोरेज को लेकर समझौते को मंजूरी दी गई। इसके तहत देश में 58,60,000 मिलियन बैरल क्रूड की आपूर्ति की जाएगी। कैबिनेट के अहम फैसलों में पंचायत में लिंग समानता के समर्थन से जुड़े सहमति पत्र पर हस्ताक्षर को भी मंजूरी मिली है। भारत और संयुक्त राष्ट्र महिला के बीच सहमति के मुताबिक कानून, नीतियों और कार्यक्रम के जरिए लिंग समानता लाने के लिए बेहतर अवसर मुहैया कराए जाएंगे। इसके लिए शासकीय संस्थाओं की क्षमताओं को बढ़ाने में पंचायती राज मंत्रालय को सहयोग मिलेगा। इसके तहत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जिला और उप जिला स्तर पर काम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले HCFC को खत्म करने के लिए योजना के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। सोमवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे ने HCFC फेस आउट मैनेजमेंट प्लान्स के फेज 2 का आरंभ किया।
मंत्रालय की तरफ से HCFC को 2030 तक चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई रूपरेखा को प्रस्तुत भी किया गया। बीते साल रवांडा की राजधानी किगाली में पर्यावरण को लेकर हुए समझौते में 197 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते में भारत ने अहम भूमिका अदा की थी और इसे पहली बार बाध्य माना गया। और राष्ट्रपति भवन में तीसरा नवाचार महोत्सव चल रहा है। देश भर के कई आविष्कारों को महोत्सव में प्रदर्शित किया जा रहा है। फसलों की नई तरह की किस्म आकर्षण का केंद्र है। 4 मार्च को शुरू हुआ महोत्सव 10 मार्च तक चलेगा। सेब को अब 47 डिग्री तापमान पर भी उगाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के रहने वाले हरिमान शर्मा ने ये कारनामा कर दिखाया है। हरिमान को उनकी इस कामयाबी के लिए राष्ट्रपति भवन में चल रहे नवाचार महोत्सव में पुरस्कार से नवाजा गया है। मैंने पहले बीज से एक पौधा तैयार किया, उसको फिर पल्लम के साथ मल्टीप्लाई किया, क्रॉस किया जी, और उसमें अच्छे रिजल्ट आया जी। फिर मैंने उसको सेब पे मल्टीप्लाई किया, जैसे सेब का बीज बोया उस पे मल्टीप्लाई किया, और अब ये पूरे भारतवर्ष में 29 राज्यों में इसका ट्रायल हो गया है और 9 राज्यों में फल दे रहा है जी। हरिमान की इस तकनीक का देश भर के किसान फायदा उठा रहे हैं। इसके तहत अब तक 2 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। करीब 2 साल पहले ये पौधा लेकर के मैं गई थी और वहाँ पर मैंने उगाया तो मैंने पाया कि 47 डिग्री टेम्परेचर में भी एप्पल का पौधा बाकायदे उतनी ही तरीके से लहराता रहा। जो चीज़ हमने कभी कल्पना नहीं की थी वो साकार हो गया। राष्ट्रपति भवन में इसी तरह हर साल नवाचार महोत्सव मनाया जाता है। इस दौरान नई तकनीक पेश करने वालों को राष्ट्रपति की ओर से नवाचार पुरस्कार दिए जाते हैं। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। भारतीय नौसेना का दूसरा विमान वाहक पोत INS विराट सोमवार को रिटायर हो गया। मुंबई में खास तौर पर आयोजित पारंपरिक समारोह में विमान वाहक युद्धपोत से कमीशन पेंडेंट को उतारकर उसे अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर विराट युद्धपोत पर तैनात रह चुके 22 पुराने कमांडिंग अफसरों के साथ भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा और रॉयल नेवी के फर्स्ट सी लॉर्ड एडमिरल फिलिप जोन्स भी मौजूद थे। उन्नत किस्म के इस दूसरे विमान वाहक पोत ने भारतीय नौसेना में 30 साल तक सेवा दी। वाघा बॉर्डर पर रविवार को देश का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया। तिरंगे का वजन 100 किलो है और इसे 3.5 करोड़ की लागत से 3 महीने में तैयार किया गया। माना जा रहा है कि 360 फुट ऊंचे इस ध्वज को लाहौर से भी देखा जा सकेगा। अमृतसर से लाहौर की दूरी सिर्फ 18 किलोमीटर है। पहले ही दिन राष्ट्रीय ध्वज को सलाम करने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यात्रा प्रतिबंध से जुड़ा नया आदेश जारी किया है। इसके तहत ईरान और सीरिया समेत 6 मुस्लिम देशों के नागरिक नया वीजा हासिल नहीं कर सकेंगे। हालांकि इन देशों में इराक शामिल नहीं है। नया आदेश 16 मार्च से लागू होगा। ईरान, सीरिया और यमन समेत 6 मुस्लिम बहुल देशों के नागरिक फिलहाल नए वीजा पर अमेरिका नहीं जा सकेंगे। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत के साथ ही नए यात्रा प्रतिबंध पर मुहर लग गई। हालांकि पहले ही वीजा हासिल कर चुके इन देशों के नागरिकों पर रोक नहीं लगाई गई है। वहीं इराक को सूची से बाहर कर दिया गया है। यह आदेश 16 मार्च से लागू होगा। The executive order signed by the President earlier today, protecting the nation from foreign terrorist entry into the United States, is a vital measure for strengthening our national security. It is the President's solemn duty to protect the American people. नए आदेश के तहत ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेगा। इस दौरान सूची में शामिल हर देश की तरफ से मुहैया कराई गई जानकारी की जांच होगी। इसके बाद जानकारी जुटाने की प्रक्रिया बेहतर बनाने के लिए 50 दिन का वक्त और दिया जाएगा, जबकि 120 दिन तक अमेरिका में शरणार्थी कार्यक्रम पर भी पूरी तरह रोक रहेगी। नए आदेश के बाद मुस्लिम समुदाय के बीच बेचैनी का माहौल है। This new executive order still stigmatizes the faith of Islam and Muslims. It does not make America any safer, but does make America less great. राष्ट्रपति ट्रंप ने जनवरी में भी ऐसा ही आदेश दिया था, लेकिन अदालती दखल के चलते ये कानून लागू नहीं हो पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया की मिसाइल परीक्षण को लेकर कल आपात बैठक बुलाई। उत्तर कोरिया ने कल 4 बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण किए, जिसके बाद अमेरिका और जापान के अनुरोध पर यह बैठक बुलाई गई।
ये सभी मिसाइलें जापान तट के बिल्कुल करीब जाकर गिरी थीं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने उत्तर कोरिया के इस कदम की निंदा की है। इससे पहले भी उत्तर कोरिया अंतर्राष्ट्रीय दबाव को दरकिनार करके कई बार मिसाइल परीक्षण कर चुका है। और खेल की खबर, बेंगलुरु टेस्ट रोमांचक दौर पर पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत ने दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 213 रन बना लिए। चौथे दिन का खेल आज खेला जाएगा। चेतेश्वर पुजारा 79 रन बनाकर, जबकि अजिंक्य रहाणे 40 रन बनाकर क्रीज पर हैं। सीरीज में ये पहला मौका है जब टीम इंडिया का स्कोर 200 के पार पहुंचा है। फिलहाल भारत 126 रन से आगे है। इससे पहले भारत ने 189 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 276 रन बनाए। जाने माने समाजवादी और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रवि रे का कल कटक के मेडिकल कॉलेज में निधन हो गया। वे 90 साल के थे। वे लंबे समय से बीमार थे। ओडिशा सरकार ने आज एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। रवि रे का जन्म ओडिशा के खुर्दा जिले के भांडरागढ़ में 26 नवंबर 1926 को हुआ था। 1967 में चौथी लोकसभा के लिए पूरी सीट से सांसद चुने गए थे। 1974 में वो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मोरारजी देसाई की सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री रहे। 1989 में वो 9वीं लोकसभा के लिए ओडिशा के केंद्रपाड़ा सीट से चुने गए और सर्वसम्मति से सदन का अध्यक्ष उन्हें चुना गया। साथ ही वो राष्ट्रमंडल स्पीकर्स फोरम के भी अध्यक्ष रहे। भारत रत्न और स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत की आज पुण्यतिथि है। 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा में जन्मे पंत ने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई। इस दौरान वो लगभग 7 साल जेलों में रहे। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। 1955 से 1961 के दौरान पंत देश के गृह मंत्री भी रहे। पंत अच्छे नाटककार भी थे। उन्होंने वरमाला, राजमुकुट और अंगूर की बेटी जैसी रचनाएं लिखी। आज ही के दिन 1961 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। और हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में 50 का दशक शंकर जयकिशन, नौशाद, एस.डी. बर्मन और ओ.पी. नैयर जैसे बड़े संगीतकारों के नाम रहा। लेकिन इन चमकती सितारों की भीड़ में एक संगीतकार संघर्ष कर अपने आप को स्थापित करने में लगे थे और वो थे रवि। आज उनकी पुण्यतिथि है। कहानी की मांग और गीत के मुताबिक धुनें तैयार करने में रविशंकर शर्मा का कोई सानी नहीं था। सबसे पहले रवि साहब पर हेमंत कुमार की नजरें इनायत हुई और उन्हें फिल्म आनंद मठ के कोरस में संगीत देने का मौका मिला। 1955 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म अलबेली में संगीत दिया और हेमंत कुमार की आवाज का बेहतरीन इस्तेमाल किया। उन्हें पहली सफलता फिल्म वचन से मिली। चौदहवीं का चांद टाइटल ट्रैक आज भी किसी की खूबसूरती को बयां करने वाला बेहतरीन नगमा है। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। डी.आर. चोपड़ा के साथ रवि साहब ने कई बेहतरीन नगमों को रचा और हिंदी फिल्मों को महेंद्र कपूर के रूप में एक नई आवाज दी। रवि साहब का संगीत बेमिसाल है और आने वाले समय में भी इनका संगीत कानों में गूंजता रहेगा। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। जकार्ता में पहला इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सम्मेलन शुरू। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी करेंगे संबोधित। आपसी संपर्क, मुक्त समुद्री व्यापार और सुरक्षा पर चर्चा। एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज पर राहत देने की कोशिश। सरकार ने बैंकों से फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा। एसबीआई से पैसे रखने की सीमा पर शुल्क नहीं लगाने की अपील। उत्तर प्रदेश और मणिपुर में आखिरी दौर के मतदान की तैयारियां पूरी। कल डाले जाएंगे वोट। चुनाव आयोग ने रिश्वत वाली टिप्पणी पर अखिलेश को भेजा नोटिस। आज शाम तक देना है जवाब।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नए यात्रा प्रतिबंध आदेश पर किए हस्ताक्षर। ईरान, सीरिया और यमन समेत 6 मुस्लिम बहुल देशों पर पाबंदी। इराक सूची से बाहर। और बेंगलुरु टेस्ट में शुरुआती झटके के बाद संभली टीम इंडिया। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया पर 126 रन की बढ़त। चौथे दिन 213 रन पर 4 विकेट के आगे खेलेगी मेजबान टीम। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर।